आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो कंप्यूटर के उद्भव एवं विकास की दूसरी वीडियो है, जहाँ पे बाकी बची चीज़ें 5वें जनरेशन के बाद मिलने वाली सुविधाएं और बाकी वर्गीकरण के आधार पे और भी जानकारियाँ जो अधूरी रह गई थी उसे इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कल हमने अबेकस से लेकर के 5वें जनरेशन के बने पर्सनल कंप्यूटर तक की जानकारी हासिल की। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएंगे कि यह कंप्यूटर की पीढ़ियों पर आधारित एक छोटा सा चार्ट है, जहां पे चीज़ों को एक छोटे सी जगह में कंप्लीट करने की कोशिश की गई। तो आइए फटाफट एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले पीढ़ी, फिर हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर मेमोरी, फिर गणना, समय गति, उपयोग, विशेषता, उदाहरण एवं गुण एवं दोष के बारे में बात किया गया है। अगर हम बात करें एक एक करके इनके बारे में जानने की, तो एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जहाँ पे सबसे पहले समय के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो था हार्डवेयर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बाद मेमोरी और मेमोरी के बाद आपका गणना समय। जहाँ जहाँ आपके हार्डवेयर बदले वहीं पे आपके सॉफ्टवेयर में बदलाव देखा गया, फिर आपके मेमोरी में बदलाव हुआ। इन सब चीज़ों में बदलाव होने के साथ ही साथ आपके समय में भी बदलाव देखने को मिला। इसके बाद ये बने कंप्यूटर का उपयोग किस जगह पे किया गया, उनकी विशेषता क्या थी, उदाहरण उस समय के और इसके यूज करने के बाद जो उनके गुण एवं दोष सामने आए उसका जिक्र यहाँ किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले जनरेशन की, जिसका समय 1942-1955 तक माना जाता है। हार्डवेयर के तौर पे प्रमुख तौर पे उसमें निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। सॉफ्टवेयर के लिए मशीनरी भाषा, बाइनरी या स्टोर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया। मेमोरी के तौर पे पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल किया गया। इससे बने कंप्यूटर की जो गणना गति होती थी वो होती थी मिलीसेकेंड। इसके बाद इस कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग में किया जाने लगा। इसकी विशेषता ये विद्युत और यांत्रिक मशीन थे। इसके उदाहरण एनिएट, इडवैक और यूनिवैक फर्स्ट थे। इस जनरेशन के कुछ प्रमुख कंप्यूटर जिनका विकास बहुत ही तेजी से हुआ। अब इनके गुण एवं दोष क्या थे, तो ये खर्चीला थे, आकार में बहुत बड़े थे, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा खपत होती थी और त्रुटि होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती थी। ये थी आपका पहले जनरेशन को आप एक लाइन में आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सेकेंड जनरेशन पे, जो कि था 1956 से 1964 तक। सेकेंड जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी का समय 1956 से 1964 तक माना जाता है। इस समय के कंप्यूटर में अब निर्वात ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। सॉफ्टवेयर के लिए मशीनरी भाषा और बाइनरी नंबर को छोड़ करके उच्च स्तरीय असेंबली भाषा और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये सारे इनके अपग्रेड वर्जन एक एक करके बदलते चले गए। इसके बाद मेमोरी के तौर पे पंच कार्ड और पेपर टेप जहाँ पहले जनरेशन में इस्तेमाल होते थे, वहीं अब चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे गणना समय जो था उसकी गति भी बदली। अब मिली सेकेंड से आपका कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड में वर्क करने लगा। इसका उपयोग वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग में किया जाने लगा। वैज्ञानिक आपका पहले जनरेशन में भी इस्तेमाल होता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन आते आते इसका व्यावसायिक उपयोग भी किया जाने लगा। इसकी विशेषता पहले जनरेशन में विद्युत और यांत्रिक मशीन थी, वहीं सेकेंड जनरेशन में इसकी विशेषता इसके अलावा आपके मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि पाई गई। उदाहरण के तौर पे IBM 1401, यूनिवैक और PDP-8 इसके प्रमुख कंप्यूटर थे। बात करें इनके गुण एवं दोष की, तो ये खर्चीला, अपेक्षाकृत छोटा, जहाँ यहाँ लिखा है आकार में बहुत बड़ा, यहाँ अपेक्षाकृत छोटा हो गया और उसकी गति थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। अब चलते हैं हम अपने तीसरे जनरेशन पे, जो कि समय उसका 1965 से 1975 तक माना जाता है। इस समय कंप्यूटर में हार्डवेयर के तौर पे इंटीग्रेटेड चिप, SSI और MSI तकनीकी का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद इसके सॉफ्टवेयर के तौर पे उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण तथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। मेमोरी के तौर पे चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि कर दी गई। ये जितने आपके मैग्नेटिक टेप थे यही यहाँ पे भी अप्लाई हुए, लेकिन इनकी भंडारण क्षमता में वृद्धि कर दी गई, इनकी भंडारण क्षमता बढ़ा दी गई। अब आपका कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड में वर्क करने लगा। कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग भी शुरू हो गया तीसरे जनरेशन आते आते। इसकी विशेषता थी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अलग अलग बिक्री तथा कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा थर्ड जनरेशन में। इस जनरेशन के बने कुछ प्रमुख कंप्यूटर IBM 360 और PDP-11 थे। बात करें के गुण एवं दोष की, तो अपेक्षाकृत तीव्र,
छोटे और सस्ते और उपयोग में ये आसान हो गए थे। किसकी तुलना में? बाकी ये 2 जनरेशन के कंप्यूटर के बने कंप्यूटर की तुलना में। अब बात करते हैं अपने अगले जनरेशन की, जो कि है 4th जनरेशन, जिसका समय 1976 से 1989 तक माना जाता है। इस समय के बने कंप्यूटर में हार्डवेयर के तौर पर माइक्रो प्रोसेसर, VLSI नेटवर्क का विकास और पर्सनल कंप्यूटर जैसी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, जिससे आपका पर्सनल कंप्यूटर बन करके तैयार हुआ। इसमें सॉफ्टवेयर के तौर पे GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स, C भाषा और पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। मेमोरी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाने लगा और इसकी स्पीड जो थी पिकोसेकंड पे चली गई। इस वक्त के बने कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक उत्पादन तथा व्यक्तिगत उपयोग में इसकी वृद्धि हुई। 4th जनरेशन आते आते इसका व्यक्तिगत उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। इस कंप्यूटर की विशेषता थी ये एक साथ कई कार्यों को कर सकता था और इस समय के बने कंप्यूटर IBM PC और Apple PC प्रमुख थे। इसके गुण एवं दोष अपेक्षाकृत सस्ता व तीव्र, उच्च क्षमता युक्त और उपयोग में आसान। अब बात करें 5वीं पीढ़ी की, जिसका इस्तेमाल अभी भी हम करते हैं, जिसमें ULSI और SLSI जैसे तकनीकी का इस्तेमाल किया जाने लगा। नोटबुक, लैपटॉप और इंटरनेट का विकास हुआ। इसके साथ बात करें सॉफ्टवेयर में, तो इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के साथ साथ पैरेलल प्रोसेसिंग का भी विकास किया गया। मेमोरी में आपका ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता वाली मेमोरी आपके जहन में आ गई। इसके बाद बात करें हम अगले इसके गुण एवं इसके उपयोग की, तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे इसके द्वारा मनोरंजन किया जाने लगा। ये प्लग और प्ले इनकी विशेषता थी और इस वक्त के बने कंप्यूटर जो थे वो थे IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर, जिनके गुण एवं दोष थे अति तीव्र, अति छोटे। तो ये आपके कंप्यूटर के 5 जनरेशन का एक छोटा सा चार्ट था, जिस पे आसानी से आप एक ही बार में 5 जनरेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से आप देख करके इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों में बदलाव हुआ, तो हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ये गुण एवं दोष, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बदलाव के साथ साथ इनके क्वालिटी में क्या क्या बदलाव देखने को हमें मिला। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर जिसकी परिकल्पना की जा रही है, कुछ बना भी दिए गए और कुछ पे कार्य चल रहे हैं। जैसे उसमें पहले आता है नैनो कंप्यूटर, नैनो ट्यूबस, जिसका व्यास 1 नैनोमीटर तक हो सकता है, के प्रयोग से अत्यंत छोटे एवं विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है। तो ये आपकी अगली पीढ़ी में आने वाले कंप्यूटर की परिकल्पना, जिसमें नैनो कंप्यूटर में देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगले क्वांटम कंप्यूटर की, तो विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं। इस कारण से इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे और तीव्र गति वाले कंप्यूटर का विकास का प्रयास चल रहा है। तो विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के रूप में स्थित होती है और इसी इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके आने वाले समय में कुछ क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल देखने को हमें मिलेगा। इस प्रकार के कंप्यूटर पदार्थ में क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में मेमोरी को बीट में मापा जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट में मापा जाता है। तो जब आपके क्वांटम कंप्यूटर आएंगे तो यहाँ मेमोरी को बीट के बजाय क्यूबिट में मापा जाएगा। अब बात करें अगले कंप्यूटर की, जिसका नाम DNA कंप्यूटर है। तो आइए जानते हैं DNA कंप्यूटर क्या है। तो इसमें जैविक पदार्थ जैसे DNA या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो DNA कंप्यूटर का भी हम इस्तेमाल जैविक पदार्थ जैसे प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित करने में किया जाएगा। इसी रीजन से इसे हम बायो कंप्यूटर भी कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले कंप्यूटर पे, जो कि है केमिकल कंप्यूटर। अब ये क्या होता है, तो इसमें गणना करने के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया
जा सकता है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर हमको भविष्य में देखने को मिल सकते हैं जिस पे कार्य अभी भी चल रहा है। तो इसके साथ अब बात करेंगे हम अपने अगले कार्य पद्धति के आधार पे कंप्यूटर के वर्गीकरण की। अब हम बात करेंगे कार्य पद्धति के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो तकनीकी के आधार पे कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं। समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशि, वो सारी भौतिक राशि जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होती हैं उसे हम एनालॉग राशि कहते हैं। जैसे तापक्रम हुआ, दबाव, विद्युत वोल्टेज इत्यादि, ये सब आपने देखा होगा। तापक्रम आपने देखा, दबाव, अगर आपके घर पे स्टेबलाइजर हो तो आपने देखा होगा वोल्टेज, विद्युत वोल्टेज जो होता है वो हमेशा अप डाउन होते रहता है। ये सब एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक साधारण घड़ी, वाहन का गतिमीटर, जिसमें आप देखेंगे कि आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके बाइक में एनालॉग कंप्यूटर द्वारा लगे वाहन गतिमीटर जो होते हैं, जिनकी गति इतनी धीमी होती है कि किसी भी चीज़ की स्थिति स्पष्ट होने में समय लगता है, और जब तक उस गति तक पहुंचेंगे तब तक आपके लिए समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए अब इन सबको समय से प्रचलन से बाहर कर दिया गया, जिसमें आपका वोल्ट मीटर एनालॉग कंप्यूटरिंग के उदाहरण है। एक साधारण घड़ी, वाहन का गतिमीटर, वोल्ट मीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले कंप्यूटर की, जो कि है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पे चलते हैं तथा गणना के लिए द्विघाती अंक यानी बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा का निरूपण बाइनरी रूप 0 या 1 में किया जाता है। इसकी गति तीव्र होती है। वर्तमान समय प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। इसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। आज हम जितने सारे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं लगभग सारे वो बाइनरी रूप में वर्क करते हैं, जिससे हमारे कार्य और आसान हो जाते हैं और उनकी गति तेज होती है। अब बात करें अपने तीसरे कंप्यूटर की, जो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बात करें तो यह डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना के लिए तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का उपयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का उपयोग किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा व विज्ञान आदि क्षेत्र में किया जाता है। जैसा कि आपने अस्पताल में देखा होगा, एक्सरे मशीन, MRI मशीन, ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं, जहाँ पे गणना करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से मिलता है। तो ये थे हमारे कंप्यूटर कार्य पद्धति के आधार पे। अब बात करते हैं हम अपने अगले, जो कि हैं आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार और कार्य के आधार पे कंप्यूटर को मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में बांटा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, टैबलेट, लैपटॉप, वर्क स्टेशन तथा पॉम टॉप आदि माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की। आखिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है, जो सभी डाटा एवं अनुदेशों को स्टोर करता है। उपयोगकर्ता डम टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है तथा केंद्रीय डेटाबेस एवं प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है। सबसे पहले हम इसके फिगर को आपको दिखाएं तो ये वो फिगर जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर वाला वो हिस्सा है जहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। इसके बाद इन टर्मिनल का इस्तेमाल करके अलग अलग इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी की बात हम आगे कर रहे हैं। तो चलें आगे, जहाँ पे दिया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसा अभी आपने फिगर में देखा कि कई कंप्यूटर एक साथ थे, यानी कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं, अतः इसे मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसमें ऑनलाइन रह के बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाती है। इसमें सामान्यतः 32 और 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का ही प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है।
अब बात करें इनके उपयोग की, तो इनका उपयोग जो है वो बड़ी कंपनियां, बैंक, रेलवे आरक्षण, रक्षा अनुसंधान तथा अंतरिक्ष विज्ञान आदि में क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सीपीयू के साथ कई कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं और कई अलग अलग लोग अलग अलग कार्य एक साथ इस पे कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अपने अगले कंप्यूटर की, जो कि होता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, तो ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1965 में DCE नामक कंपनी द्वारा किया गया। ये आपको याद करने वाले पॉइंट हैं जिसको आप याद कर सकते हैं, जो कि है कि मिनी कंप्यूटर का आविष्कार 1965 में किया गया और इसे DEC नामक कंपनी ने क्या किया था, बनाया था। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता अधिक गति होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग होता है। जैसे इसका उपयोग करें तो आर्थिक आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि में। ये मेन फ्रेम के बाद दूसरा कंप्यूटर होता है जो माइक्रो से क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद बात करें अपने अगले कंप्यूटर की, जो होता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, तो किसी उपकरण जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा छोटा कंप्यूटर जिसे विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, इसे एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा जो ऑपरेट होता है, टीवी आपने देखा है, माइक्रोवेव आपने देखा है जो ऑपरेट होता है, तो उसे भी ऑपरेट करने के लिए एक कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है जिसे हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है जो उस उपकरण के कार्य को सरल बनाता है। तो ये होते हैं आपके एम्बेडेड कंप्यूटर। इसके बाद बात करें अपने अगले कंप्यूटर की, जो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जिसका आज हम इस्तेमाल करते हैं। इसका विकास 1970 में प्रारंभ हुआ जब CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया, जिसे 8, 16, 32 तथा 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जबकि इसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र तक पहुंचाया। कई माइक्रो कंप्यूटर जो संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं। यहाँ पे हम मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, नेटबुक तथा पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर के रूप में अलग अलग हम देख सकते हैं और इसे बता सकते हैं। अब बात करें आज के रोचक तथ्य की, जो कि है कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो आपका बेंगलुरु में है, या बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अब बात करें आपके माइक्रो कंप्यूटर के उपयोग की, तो इसका उपयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि में अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले आपके पर्सनल कंप्यूटर और जो भी एग्जाम्पल दिए गए, जैसे आपके नेटबुक, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन क्या होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की। इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। आजकल प्रयुक्त होने वाली PC यानी पर्सनल कंप्यूटर में वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। यह छोटे आकार का सामान्य कार्य करने के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। इस पर एक बार में एक व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसी कारण से इसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट लगे होते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने में सक्षम होता है तथा यह मल्टीटास्किंग भी कर सकता है। PC को टेलीफोन और मॉडेम्स की सहायता से आपस में जोड़ के इसका इंटरनेट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों के बारे में, जिसमें आता है IBM, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, जेनिथ,
HCL और HP ये कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं जिनका जो आपके पर्सनल कंप्यूटर को बनाते हैं। बात करें पर्सनल कंप्यूटर के उपयोग की, तो पीसी का विस्तृत उपयोग घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाशन आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। पीसी का विकास 1981 में हुआ, जिसे माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगा के इसकी क्षमता बढ़ाई गई। इसे PCAX का नाम दिया गया। PCAX माने पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। उस वक्त जो कंप्यूटर जिसमें प्रोसेसर लगा के हार्ड डिस्क लगा के उसकी क्षमता बढ़ाई गई, तो उसे एक नाम दिया गया PCXT, जिसका पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने पर्सनल कंप्यूटर को PCAT का नाम दिया गया। PCAT यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से दिया गया। वर्तमान पीढ़ी के पर्सनल कंप्यूटर PCAT के नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें हर समय हार्ड डिस्क और प्रोसेसर में बदलाव करके इनकी क्षमता बढ़ाई जाती है, इसलिए इसे PCAT नाम से जाना जाता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से। स्क्रीन पे अभी आप पर्सनल कंप्यूटर के एक उदाहरण को देख पा रहे होंगे। ये आपके पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण है, जिसे शॉर्ट फॉर्म PC के नाम से जाना जाता है। अब बात करें अपने अगले डिवाइस की, जो कि है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? तो यह एक शक्तिशाली PC है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। बात करें वर्क स्टेशन के उपयोग की, तो इसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में वास्तविक परिस्थितियों को उत्पन्न कर उनका अध्ययन करने के लिए वर्क स्टेशन जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें अपने अगले डिवाइस की, जो कि है नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप। नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप किसे कहते हैं? तो यह नोटबुक के आकार का एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफकेस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। चूंकि इसका उपयोग गोद यानी लैप पर रख कर किया जाता है, अतः इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें आगे, जो कि है लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न। आप यहाँ इन्वेंटेड बाय लैपटॉप जो है उसको बनाने वाले या उसके विकास करने वाले साइंटिस्ट का नाम एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया। इसमें एक मुड़ने योग्य LCD मॉनिटर, कीबोर्ड, टचपैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, DVD ड्राइव और अन्य पोर्ट भी रहते हैं। विद्युत बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इसमें इंटरनेट भी जोड़ा जा सकता है। यह है आपका लैपटॉप। अब बात करें हम नोटबुक की, तो नोटबुक लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है, जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। नेटबुक का आकार एवं वजन लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है तथा प्रोसेसिंग स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट के नेट और नोटबुक के बुक शब्द से मिलकर हुआ है। नेटबुक द्वारा इंटरनेट से जुड़े वर्ल्ड वाइड वेब पर सफरिंग करने, ईमेल भेजने, प्राप्त करने तथा सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए, वीडियो तथा ऑडियो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे ये काम जो है बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो ये हमारे थे नेटबुक। अब बात करें टैबलेट के बारे में। टैबलेट क्या होता है, जिसको अक्सर आपने देखा है। तो टैबलेट एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड या माउस का उपयोग नहीं होता, जबकि इसमें इनपुट के लिए स्टाइलिस्ट पेन या टच स्क्रीन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल यानी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसे वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग स्मार्टफोन की तरह किया जा सकता है। ये हमारा टैबलेट कहलाता है। इसके बाद बात करें हम, जो कि टैबलेट को हाथ में रखकर प्रयोग किया जाता है, अतः इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। एप्पल कंपनी द्वारा आईपैड टैबलेट कंप्यूटर का एक उदाहरण है। अभी आप स्क्रीन पे
टैबलेट कंप्यूटर के उदाहरण को देख पा रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से टैबलेट नज़र आते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले डिवाइस की, जो कि है पॉम टॉप। पॉम टॉप क्या होता है? तो यह एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रख के इस्तेमाल किया जाता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट का कार्य लिया जाता है। पीडीए भी एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसे फ़ोन की तरह व्यवहार किया जा सकता है, साथ फ़ोन की तरह भी व्यवहार किया जा सकता है। जैसा भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा पॉम टॉप नज़र आता है, जो बिल्कुल वो मोबाइल की तरह दिखाई देता है। इसमें किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है और यह एक मिनी लैपटॉप के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें अपने अगले डिवाइस की, जो कि है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या होते हैं? तो स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। इसमें डाटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। टैबलेट या पीडीए एक कंप्यूटर है जिसका प्रयोग वैकल्पिक फ़ोन की तरह भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन मुख्यतः एक फ़ोन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के कुछ कार्यों तथा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। स्मार्टफोन का उपयोग एक हाथ में रख के किया जा सकता है, जबकि टैबलेट और पीडीए को दोनों हाथ से चलाना पड़ता है। स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाते हैं। आपका टैबलेट हो, पीडीए हो या फिर स्मार्टफोन, इसे हम हैंड हेल्ड डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है स्मार्टफोन, टैबलेट या पीडीए को और किसी दूसरे नाम से किस नाम से जाना जा सकता है? तो आपका होगा हैंड हेल्ड डिवाइस के नाम से। अब बात करें आपके अगले पॉइंट की, तो है लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक तथा टैबलेट, पीडीए में अंतर क्या होता है। आइए जानते हैं इन सब के बीच में अंतर क्या है। तो कंप्यूटर तकनीकी में हो रहे विकास और उपकरणों के आधार में आई कमी ने इन उपकरणों के बीच अंतर को कम कर दिया है। इन उपकरणों के बीच एक रेखा खींच पाना अत्यंत कठिन हो गया है। यानी इनकी अगर हम तुलनात्मक बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर का मोबाइल संस्करण है। इसमें कीबोर्ड तथा माउस, स्पीकर उपकरण के साथ ही बने रहते हैं। इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर की सभी विशेषताएं रहती हैं, हालांकि प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता अपेक्षाकृत कम होता है। अब एक आपके पर्सनल कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग क्षमता या स्टोरेज होती है वो आपको मोबाइल फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। नोटबुक लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संग्रहक है। इसका वजन अपेक्षाकृत कम होता है तथा इसे साथ में लेकर घूमना अत्यंत आसान होता है। इसमें मॉनिटर स्क्रीन का आकार 12 से 15 इंच तक हो सकता है। नेटबुक कंप्यूटर मुख्यतः गतिमान अवस्था में इंटरनेट तथा उससे जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता की अपेक्षा नेटवर्क स्पीड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें मॉनिटर स्क्रीन का आकार 10 से 14 इंच तक हो सकता है। नेटबुक सामान्यतः ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस नहीं होते हैं। नोटबुक में सामान्यतः ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस नहीं होते हैं। इनके डेस्कटॉप का आकार जो होता है वो 10 से 14 इंच तक हो सकता है, जबकि नोटबुक का 12 से 15 इंच तक हो सकता है। तो ये इनमें अंतर होता है। इनका नेटबुक का ज़्यादातर इस्तेमाल गतिमान अवस्था में इंटरनेट से जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। अब बात करें हम टैबलेट की, तो टैबलेट कंप्यूटर में कीबोर्ड तथा माउस का प्रयोग नहीं होता। टैबलेट कंप्यूटर में कीबोर्ड तथा माउस का प्रयोग नहीं होता। डाटा तथा निर्देश को डालने के लिए स्टाइलिश पेन या टच स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप, नोटबुक तथा नेटबुक का प्रयोग गोद में रख के किया जा सकता है, जबकि टैबलेट कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन का प्रयोग हाथ में पकड़ के भी किया जा सकता है। तो ये सारे अंतर थे जो आपके लैपटॉप, नेटबुक, नोटबुक, टैबलेट तथा पीडीए में थे। यहाँ पे इनके कार्य में कोई अंतर नहीं था, सिर्फ आकार और इनकी प्रोसेसिंग क्षमता में कमी एक दूसरे के तुलना में बहुत ही कम देखी गई। इसके बाद बात करें अपने अगले कंप्यूटर की, जो कि है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो अत्यंत तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर में का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें हम एक साथ कई कंप्यूटर को
समानांतर क्रम में जोड़कर इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी भी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। बात करेगा समानांतर प्रोसेसिंग की, तो इसमें एक कार्य को तोड़कर अलग अलग प्रोसेसर की सहायता से अलग अलग तरीके से संपन्न कराए जा सकते हैं। सुपर कंप्यूटर पे अनेक उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं, अतः इसे मल्टी यूजर भी कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर विश्व के सर्वाधिक तेज कंप्यूटर में से एक है, जो कम समय में जटिल से जटिल गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना FLOPS में की जाती है, जहां फ्लोटिंग पॉइंट का तात्पर्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए किसी भी कार्य से है जिसमें विभिन्न संख्याएं भी शामिल हों। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती हैं। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का श्रेय अमेरिका के रिसर्च कंपनी क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, जिसकी स्थापना सिमुअर क्रे ने की थी। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सिमुअर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता था। यहाँ फादर ऑफ कंप्यूटर में भी इनका नाम आप याद रख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा फोटो धुंधला है, लेकिन यहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का उदाहरण है जहाँ पे ये आपके सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, जहाँ पे इनका इस्तेमाल जो है वो एक साथ कई लोग मिल करके कर सकते हैं। ये सुपर कंप्यूटर का प्रारूप है। अब चलें अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में, अनुसंधान, डिज़ाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग, तेल के भंडारण का पता लगाने के लिए, वायुयान और ऑटोमोबाइल उद्योग में डिज़ाइन तैयार करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान लगाने, रक्षा क्षेत्र, कंप्यूटर, परमाणु भट्टियों के सब क्रिटिकल परीक्षण करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आपके सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं भारत में बने सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो भारत का सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक कंपनी, जो कि पुणे में स्थापित है, इसके द्वारा किया गया। परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया। तो पहला सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम था परम 8000, जिसे 1991 में बनाया गया। इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? सीडैक थी, जो पुणे में स्थित है। इसका निर्माण का श्रेय सीडैक के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को दिया जाता है। परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया, जिसकी गणना क्षमता 1 टेराप्लास्क थी। परम युवा सेकेंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया, जो सीडैक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसकी गणना क्षमता 500 टेराप्लास्क है। इस तरह सुपर कंप्यूटर विश्व में कुल 5 देशों जैसे अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास उपलब्ध हैं। विश्व में 5 देश के पास आपके सुपर कंप्यूटर हैं, जिसको उस कंट्री ने डेवलप किया है, जिसमें आपका भारत भी शामिल है, और इसके साथ साथ अमेरिका, जापान, चीन तथा इजराइल भी इनके साथ शामिल हैं। बात करें अनुपम सीरीज की, तो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क, जो मुंबई में स्थित है, इसके द्वारा किया गया। पेस सीरीज के कंप्यूटर का निर्माण अनुराग, जो कि आपके हैदराबाद में उपस्थित है। इसके बाद बात करें डीआरडीओ ने किया गया, डीआरडीओ के लिए किया गया। इसके बाद बात करें भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, जो बेंगलुरु में स्थित है, इसका निर्माण 1980 में किया गया। तो भारत में बने सारे सुपर कंप्यूटर, जैसे परम हो जिसे सीडैक ने बनाया, अनुपम हो जिसे बार्क ने बनाया, आपका जो कि मुंबई में स्थित था। इसके बाद बाकी कंप्यूटर सीरीज कंप्यूटर अनुराग, जो हैदराबाद में डीआरडीओ के लिए बनाया गया, ये सारे आपके सुपर कंप्यूटर थे जिनका इस्तेमाल भारत में किया जाता है और भारत ने इसे बनाया। बात करें आज के आखिरी रोचक तथ्य की, जो कि है IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था।
यह 1 सेकेंड में 20 करोड़ शतरंज की चालें सोच सकता है। आपका जो कंप्यूटर डीप ब्लू है वो 1 सेकेंड में 20 करोड़ शतरंज की चालें सोच सकता है और इसने शतरंज विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसमें हमने कंप्यूटर के इतिहास या कंप्यूटर के डेवलपमेंट में भाग 1 तथा भाग 2 से सारी जानकारी आप तक पहुंचाई। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और इस लेसन से संबंधित क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन वो इसी चैप्टर से आधारित थे, जिसे आप दोबारा देख सकते हैं या फिर आई बटन पर जाकर उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।